अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी करेंसी को जिसे एशिया की बेहतरीन करेंसी करार दिया गया है गुज़िश्ता एक साल के दौरान। पाकिस्तानी करेंसी एशिया की वो वाहिद करेंसी है जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है, यानी डॉलर के मुकाबले में बेहतर हुई है, जबकि बाकी तमाम बड़ी करेंसियाँ पिछले एक साल के दौरान डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हुई हैं। फिगर्स कुछ यूँ आए हैं कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में 3.1% बेहतर हुई है। इसी साल में इस करेंसी ने 307 रुपये तक का जवाल देखा और फिर अब बहुत महीनों से 278 रुपये के इर्द गिर्द फ्लोट कर रही है। ये सबसे अच्छा जंप है, रिवाइव किया है पाकिस्तानी करेंसी ने। इसकी वजूहात आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन इसका मुआवजा हम दीगर करेंसियों से करें तो वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के बाद दूसरी बेहतर होने वाली करेंसी श्रीलंका की है जो 2.7% बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, जबकि दीगर बड़ी करेंसी जिसमें इंडिया, चीन, वियतनाम और बांग्लादेश शामिल हैं वो 5.6% अपनी वैल्यू गिरा चुकी हैं। अब पाकिस्तान और श्रीलंका ये दोनों वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब माशी हालात देखे। श्रीलंका ने तो बाकायदा डिफ़ॉल्ट किया 2 साल पहले। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा सका। हम लोगों ने किसी हद तक अपने आप को बचाया और अब इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9 अरब 15 करोड़ डॉलर्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके अलावा लोगों के पास प्राइवेट बैंकों के अंदर जो अपने पैसे मौजूद हैं वो इसके अलावा है। उन्हें डाल लिया जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कैश जो डॉलर्स मौजूद हैं तकरीबन 15 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर किस तरह अपने रुपए को बेहतर किया और क्या फ्यूचर में मुमकिन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर जो डॉलर कैश की सूरत में स्मगल होता था, स्पेशली अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तान ने बड़ी हद तक उस डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल किया है। उसकी वजह से हमारे यहाँ से जो फ़्लाइट हो रहा था डॉलर और अफ़गानिस्तान में कंज्यूम हो रहा था वो रुका है। तो यहाँ पर जो डिमांड थी वो कम हुई है, यानी बॉर्डर्स के ऊपर हमने सख्ती की तो यहाँ से जो स्मगलर थे उन्हें काफ़ी हद तक कमी करनी पड़ी है इस स्मगलिंग के अंदर। फिर दूसरा, पाकिस्तान के अंदर मनी एक्सचेंज कंपनियों का पहले जो एक मोनोपली थी, एक राज था, उससे कम किया गया है और बैंकों ने अपनी मनी एक्सचेंज कंपनियां खोली हैं, जिसके सबब ये मार्केट बड़ी हद तक अब हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। पहले इसमें ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा थी, पैसों की 2 नंबरी बहुत थी, पता नहीं था कितने आए हैं कितने गए हैं। तो बैंक चूँकि एक पूरा सेटअप होता है, स्टेट बैंक पाकिस्तान की निगरानी होती है, उस वजह से मनी एक्सचेंज कंपनियों की मोनोपली ख़त्म हुई है। तीसरा, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कुछ बेहतर पैसे भेजे हैं। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कुछ रकूम ज़्यादा भेजना शुरू की हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स कुछ ज़्यादा आए हैं। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्ती से इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया है। लग्जरी इंपोर्ट के साथ साथ बहुत सारी ज़रूरत की अशिया जो थी उनकी इंपोर्ट भी बैन किए। उसके सबब पाकिस्तान में डॉलर की ज़रूरत कम हुई। इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझिए, वो इंपोर्टर्स जो पाकिस्तान में हमारे लिए खाने पीने की अशिया इंपोर्टेड मंगवाते थे, क्रॉकरी इंपोर्टेड मंगवाते थे, बेडिंग्स का सामान इंपोर्टेड मंगवाते थे, ज़रूरत की बिला वजह अशिया इंपोर्टेड मंगवाया करते थे, उनकी इंपोर्ट्स पर जब बैन लगा तो उन्होंने मार्केट से डॉलर ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि वो इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। तो एक बड़ा बायर मार्केट से निकल गया तो डॉलर को ख़रीदने वाले कम रह गए और फिर दीगर पहले वाले इकदाम की वजह से डॉलर ज़्यादा आना शुरू हुए। तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई। उसकी वजह से भी पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस गिरी है। इसके साथ साथ आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस थी, ऑयल की, गैस की, वो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। उसके सबब हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत जो अरबों डॉलर्स तेल और गैस ख़रीदने के ऊपर ख़र्च करती है, जिसके अंदर कोयला भी शामिल है, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की डिमांड कम हुई हुकूमत की, तो हुकूमत को सुख का सांस आया है और उस वजह से पाकिस्तान में बहुत हद तक डॉलर की ये जो एक बहुत तेज़ रफ्तारी थी कीमत बढ़ने की, वो कम हुई है। अब
पाकिस्तान के लिए मसला क्या है? मसला पाकिस्तान के लिए ये है कि हम IMF के एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं जो तकरीबन $8 बिलियन का होगा, और उस $8 बिलियन के प्रोग्राम के लिए हमें हर बात IMF की मानना होगी। अब IMF हमें मजबूर करेगा कि हमने अपनी जो वैल्यू है रुपए की उसे डिवैल्यू करना है। अब IMF हमसे कुछ अच्छे काम भी करता है और कुछ जगहों पर हमारे खिलाफ साजिशें भी करता है, तो उसे हमारा रुपया इस हद तक मुस्तहकम काबिल कबूल नहीं है। वो हमें कहेगा कि आपने अपनी इंपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट्स पर बैन आपने उठाना है। अब उसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप जब इंपोर्ट्स पर बैन उठाएंगे तो बहुत सारी ज़रूरी अशिया पर जो आपने बैन लगा रखा है, जो कि इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, उससे बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे फाइन प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो री एक्सपोर्ट होती हैं। फ़िलहाल वो चीज़ें रुकी हैं, लेकिन जब वो आप बैन उठाएंगे तो आप वो रॉ मटेरियल और दीगर चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, उससे इकोनॉमी जनरेट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, पाकिस्तानी मईशत बेहतर होगी और आप चीज़ें री एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप $1 की कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उसे पाकिस्तान में वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो $1 की चीज़ आप $4 में दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो $3 का आपको नेट फ़ायदा होता है, 3 गुना का आपको फ़ायदा होता है। लेकिन एक नुकसान भी होता है कि इस आड़ में बहुत सारी लग्जरी आइटम, गैर ज़रूरी अशिया दोबारा से इंपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम IMF के प्रोग्राम में ना होते तो इस पॉलिसी को हम कंटिन्यू कर सकते थे कि हम इंपोर्ट्स पर बहुत सख्त पाबंदी रखें, लेकिन उसका नुकसान हमारी GDP ग्रोथ की सूरत में हो रहा है। हुकूमत कहती है कि इस साल हम लोग तकरीबन 2.3-2.5% ग्रो करेंगे। अगर इंपोर्ट्स खोल दी जाएं और कैलकुलेटेड खोली जाएं एक मोहतात तरीके से, तो ये 2.5% को हम बढ़ाकर 3.5 या 4% तक ले जा सकते हैं। तो उस मुतालिक बड़ी वर्किंग की ज़रूरत है। तो एक IMF हमें अब मजबूर करेगा कि हमें उनसे पैसे चाहिए, और अगर IMF हमें पैसे नहीं देगा तो कोई अरब मुल्क और कोई दूसरा मुल्क हमें ऐसा पेमेंट नहीं करेगा। चाइना भी हमें दे दे के थक चुका है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमने बहुत सारे ममालिक के पैसे देने हैं, बहुत सारी कंपनीज के पैसे देने हैं। अब हम लोगों ने चाइना के 2 बिलियन से लेकर $2.4 बिलियन तक देने हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लगे हैं CPEC के तहत। उनके कर्ज़ों के पैसे, सूद के पैसे, मुनाफे के पैसे हमने देने हैं, रोक रखे हैं, वो हमें अदा करने होंगे। फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पाकिस्तान आती हैं उनके $400 मिलियन रोक रखे हैं, वो देने हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान से प्रॉफिट कमाती हैं, यूनिलीवर वगैरह बाकी तमाम, वो यहाँ से मुनाफा रुपयों में कमाती हैं, उस रुपये को देती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और फिर वहाँ से डॉलर लेकर वापस अपने मुल्कों में लेके जाती हैं। तो उनके भी हमने कोई 400-500 मिलियन रोके हुए हैं, हम उन्हें 3 महीने बाद, 6 महीने के डिले के बाद जारी करते हैं। तो ये तमाम अमाउंट अगर हम आपस में शामिल कर लें तो पाकिस्तान ने $3.50 करोड़ दुनिया का वो देना है जो हम रोल ओवर नहीं कर सकते, जो हमारे कर्ज़ों के अलावा है। तो अगर हमारे $9 अरब के रिजर्व्स में से ये $3.5 अरब के रिजर्व्स निकल जाएं, या इसमें से 1-2 बिलियन भी हमें मजबूरन किसी हालत में देने पड़ जाएं, तो हमारी करेंसी बहुत तेज़ी से डिवैल्यू होगी। हम इस हक में नहीं, लेकिन हम आपको दोनों तरफ के रुख दिखाते हैं। सिक्के के दोनों तरफ क्या है वो हमारा दिखाना मकसूद होता है। आगे उससे जो मर्जी जम्पशन आप लें वो आपकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन, इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कोई इस तरह की सॉलिड फाउंडेशन नहीं है कि हम कह दिए हम इसी तरह अगले 5, 7, 10 साल चलेंगे। हमारे लिए सॉलिड फाउंडेशन तब होगी जब हम अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाकर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और इंपोर्ट्स घटाएंगे, अपने यहाँ ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके अपनी ज़रूरत की, और इसके अलावा हम लोग IT की एक्सपोर्ट्स करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे, तो तब जाके पाकिस्तानी मईशत वाकई अपने कदमों पे खड़ी होगी और करेंसी असल हालत में वापस आएगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।